हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चैम्पियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पुलिस एक्ट का ये वीडियो सीरीज़ चल रहा है जिसमें 2 वीडियोस होने थे। एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, दूसरा वीडियो ये है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले वो वीडियो देखिए तब ये वीडियो देखिए। ऑलरेडी वो वीडियो देखे हैं तो ये वीडियो आप देखिए। और हम लोगों ने पहले वीडियो में सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग पूरा ये एक्ट कवर कर लेंगे, सेक्शन 40 तक कवर कर लेंगे। तो हम लोग 23 से शुरू करके सेक्शन 47 तक आज देखेंगे, तो ये एक्ट कवर हो जाएगा। और ये जो भी हम सेक्शन कर रहे हैं, हम की टर्म्स पे ध्यान देंगे, हम सेक्शंस के मार्जिनल नोट पे ध्यान देंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आया है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 23 से। ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या होती है सेक्शन 23 में दिया है। तो हम लोग देखते हैं पहली ड्यूटी, टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स लॉफुली इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई ऑर्डर और वारंट दिया जाएगा उसको ओबे और एग्जीक्यूट करना ही पुलिस का काम है। दूसरी ड्यूटी है टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग टू पब्लिक पीस। कोई भी जो चीज़ पब्लिक पीस को अफेक्ट कर रही है उसका कलेक्शन और उसका कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को देना ही पुलिस की ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी है टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को और कमीशन ऑफ ऑफेंसेस को रोकना ही पुलिस की ड्यूटी है। और चौथी ड्यूटी है टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग द ऑफेंस टू जस्टिस। कोई भी ऑफेंस हो रहा है उनको रोकना, और अगर ऑफेंस हो गया तो उसको जस्टिस तक ले जाना पुलिस की ड्यूटी है। और अप्रीहेंड ऑल द पर्सन्स हु इज़ लीगली अथोराइज्ड टू अप्रीहेंड। उन लोगों को अप्रीहेंड करना, उनको अरेस्ट करना जिनके लिए वो लॉफुली उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको अप्रीहेंड करना ही एक ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की। और पांचवी जो लास्ट ड्यूटी है इसमें कहता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर एवरी पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी पर्पज मेंशन्ड इन द सेक्शन विदाउट अ वारंट टू इंटर एंड इंस्पेक्ट। इस सेक्शन में जो भी ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं तो उन ड्यूटीज़ के लिए अगर उनको कोई प्लेस का इंस्पेक्शन करना है, जो कि ऐसा प्लेस है जैसे ड्रिंकिंग शॉप्स हों और गेमिंग हाउसेज हों और कोई अदर प्लेस ऑफ रिसॉर्ट हो जो कि लूज़ कैरेक्टर्स का या डिसऑर्डर कैरेक्टर का हो, तो वहाँ इंस्पेक्ट करने के लिए उनको किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई जाने के लिए उनको समन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। दे कैन इंटर इन दैट प्रीमाइस एंड इंस्पेक्ट दैट प्लेस। तो ये उनको एक तरीके से पावर भी दी गई है इस सेक्शन में। तो सेक्शन 23 में ये चीज़ें बोली गई। अब फिर सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 कहता है पावर पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट। तो 24 बेसिकली ये बताता है पुलिस ऑफिसर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मजिस्ट्रेट को बताएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने ले डाउन करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद अप्लाई फॉर समन, वारंट एंड सर्च वारंट एंड सच अदर लीगल प्रोसेस एज मे लॉफुली बी इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन। अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को मजिस्ट्रेट तक पहुंचा के समन, वारंट और सर्च वारंट के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे, जिससे उनको समन वारंट और सर्च वारंट मिल सके। और उसके बाद सेक्शन 25, 26 और 27 इनको एक साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सेक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसमें है क्या, पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड टू बी सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर एज डिस्पोजल। कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है तो उसके चार्ज को वो ले सकेंगे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे उसके डिस्पोजल के लिए कि उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो सेक्शन 25 में यही बताता है
कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, तो उनको वो अपने कस्टडी में ले सकेंगे और एक इन्वेंट्री जो कि उसमें चीज़ें लिखी होंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ से उनको उन्होंने कस्टडी में लिया, वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भेज सकेंगे और भेजेंगे। और उसके बाद फिर द पुलिस ऑफिसर शैल बी गाइडेड एज टू डिस्पोजल। अब उस प्रॉपर्टी का होगा क्या, उसका डिस्पोजल होगा। तो वो डिस्पोजल होगा कैसे, वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होगा। मजिस्ट्रेट बताएगा कि इन प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा, तो पुलिस ऑफिसर उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा। ये सेक्शन 25 में बताता है। वो उसको कस्टडी में लेगा पुलिस ऑफिसर, लेकिन डिस्पोजल होगा एज टू ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट जैसे ऑर्डर करेगा उस तरीके से उसका डिस्पोजल पुलिस ऑफिसर्स करेंगे, 25 में कहता है। फिर 26 है मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू द प्रोक्लेमेशन। 26 में मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकेगा, क्योंकि अब पुलिस तो प्रॉपर्टी कहीं से कस्टडी में लिया और मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिया, मजिस्ट्रेट को बता दिया, तो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन कर सकता है। और कोई प्रोक्लेमेशन, अगर कोई क्लेमेंट नहीं मिलता है तो प्रोक्लेमेशन इशू कर देगा, कितने में, विदिन 6 मंथ में। तो मजिस्ट्रेट की यही ड्यूटी होगी कि उसका वो उस प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेगा और इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन करेगा, जो कि विदिन 6 मंथ। जो 26 में है वो टाइम पीरियड 6 मंथ का। यही क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का। तो 6 महीने के भीतर वो एक प्रोक्लेमेशन निकाल देगा कि ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी किसकी है, जिसकी भी वो अपना क्लेम इसमें दिखाए। ये 26 कहता है। 27 में क्या है, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नो क्लेमेंट अपीयर्स। अब 26 में तो प्रोक्लेमेशन हो गया कि जिसकी प्रॉपर्टी है अपना इस्टेब्लिश करे राइट। अगर कोई नहीं मिलता है तो 27 बताता है कि अब प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो ये कहता है इफ़ नो पर्सन क्लेम्स प्रॉपर्टी विद इन द पीरियड अलाउड एंड प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन सोल्ड ऑलरेडी, देन इट कैन बी सोल्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर 26 में कोई प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं की गई है पहले ही, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ये प्रॉपर्टी बेची जा सकेगी। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, पुलिस ऑफिसर्स के नहीं, 27 मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ये प्रॉपर्टी बेची जा चुकेगी। और आगे कहता है द सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो बेच के उसका पैसा मिलेगा, where no claimant has established shall be at the disposal of state government। जहाँ कोई क्लेमेंट नहीं मिलता उसका, वो प्रॉपर्टी किसके डिस्पोजल पे होगी, एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगा कि इसका पैसा यहाँ लगना चाहिए, जहाँ भी लगना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के उस पैसे को लगाया जाएगा। ये 27 में कहता है। कॉन्फिस्केशन जो भी होगा प्रॉपर्टी का, उसको बेच के जो भी पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा इस पैसे को कहाँ लगाया जाए, उसका डिस्पोजल कहाँ होना चाहिए, 27 में है। तो 25, 26, 27 एक तरीके के सेक्शन है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको साथ पढ़ना चाहिए। 25 में प्रॉपर्टी को चार्ज में लेते हैं पुलिस, उनका डिस्पोजल मजिस्ट्रेट के आदेश पे होता है। अगर कोई नहीं मिलता तो 26 में प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है 6 महीने के अंदर, और कोई 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है और प्रोक्लेमेशन को अपने क्लेम नहीं करता है उस प्रॉपर्टी को प्रोक्लेमेशन पीरियड में, तो 27 में उस प्रॉपर्टी को मजिस्ट्रेट बेच सकता है और उसके बेचने से जो पैसा मिलेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पे उस पैसे को लगाया जाएगा, जहाँ भी लगाना होगा उसका यूज़ किया जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 28 में। सेक्शन 28 ये कहता है कि पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर सर्टिफिकेट ETC ऑन सीजिंग टू पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 8 हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी को सीज़ करता है, पुलिस ऑफिसर होने से सीज़ करता है अपने आप को, तो वो 28 में अपने सर्टिफिकेट को क्या करेगा,
हाँ 28 में रिफ्यूज़ करता है जब अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करने से, सेक्शन 8 में उसको अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देना होता है। लेकिन अब मान लो वो नहीं करता है तो 28 उसके बारे में बताता है। तो 28 को सेक्शन 8 के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति रिफ्यूज़ करता है अपने सर्टिफिकेट को जो उसके एनरोलमेंट के टाइम पर मिला था सेक्शन 8 में, तो उसको 6 महीने तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2 महीने तक की और 200 तक की फ़ाइन हो सकती है, 200 रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है और 6 महीने तक का जेल हो सकता है उसको, अगर वो रिफ्यूज़ करता है कि अब मैं अपना सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ को नहीं दूंगा। तो ये 28 में बताया गया है। और उसके बाद फिर सेक्शन 29 हम लोग देखते हैं, पेनल्टीज़ फॉर नेग्लेक्टिंग ड्यूटीज़ ETC। अब ड्यूटीज़ हम लोगों ने सेक्शन 23 में देखा था, सेक्शन 23 में ड्यूटीज़ हैं और सेक्शन 31 में भी ड्यूटीज़ हैं। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी में नेग्लेक्ट कर रहा है, कोई वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो 29 में उसके लिए पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया। तो ये कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर हु इज़ गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी और विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन और लॉफुल ऑर्डर मेड बाई कॉम्पिटेंट। अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने किसी पुलिस ऑफिसर को कह दिया है कि ये ऑर्डर फॉलो करो और वो नहीं फॉलो कर रहा है, अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, या तो हैज़ विड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ड्यूटीज़ ऑफ his office without permission, without having any previous notice of period of 2 months, तो वो अपने ड्यूटीज़ से विड्रॉ कर रहा है बिना 2 महीने की नोटिस दिए। क्योंकि हम लोगों ने विड्रॉवल देखा था, तो कोई अपने ड्यूटी से विड्रॉवल तभी कर सकता है जब 2 महीने की नोटिस देगा, उसके पहले नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सेक्शन 29 में उसके लिए पेनल्टीज़ का प्रोविज़न किया गया है। और या फिर इस गिल्टी ऑफ कवर्डिस, वो कवर्डिस होने का गिल्टी है, या फिर हैज़ डन एनी अनवारंटेबल पर्सनल वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी। कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के, पुलिस अधिकारियों के कस्टडी में है और उसके साथ वो पुलिस वाला कुछ ऐसा कर रहा है जो कि अनवारंटेबल है, जिसको नहीं करना है, तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उसको 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है और पेनाल्टी भी 3 महीने के सैलरी के बराबर लगाई जा सकती है। 29 में यही क्वेश्चन आता है, या तो कौन कौन से एक्ट से उसका ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाएगा, या तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगाई जाएगी। तो पेनल्टीज़ जो लगाई जाएगी वो 3 मंथ्स के पेमेंट के बराबर लग सकती है, या फिर 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या दोनों हो सकता है 29 में। तो यही क्वेश्चन आता है कि क्या पेनल्टी उसमें है, तो ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद सेक्शन 30 में हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन 30 ये कहता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेसन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम। 30 में तो कोई पब्लिक असेंबली हो रही है, कहीं कोई जुलूस निकाला जा रहा है, तो उसके लिए उसका रेगुलेशन कैसे होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए लाइसेंस कैसे होगा, 30 में बताता है। तो 30 में कौन कौन इसको करता है, एसपी करता है, या एडिशनल एसपी करता है, या जॉइंट एसपी करता है। और ये कहता है कि ये जो अधिकारी हैं, एसपी, एडिशनल एसपी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, मतलब जो जॉइंट एसपी होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो कहता है कि एज रिक्वायर्ड ऑन एनी ओकेजन डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ ऑल असेंबलीज एंड प्रोसेसन ऑफ पब्लिक रोड। किसी पब्लिक रोड पे, किसी पब्लिक स्ट्रीट पे, किसी पब्लिक रूट्स पे, या किसी थोरोफेयर्स पे। थोरोफेयर्स मतलब पब्लिक, एक वो भी पब्लिक प्लेस ही मान लो आप लोग, पब्लिक प्लेस ही होता है। तो इन सारी जगहों पे अगर कोई असेंबली की जा रही या कोई प्रोसेसन निकाला जा रहा है, तो एसपी और असिस्टेंट एसपी और एडिशनल एसपी या फिर जॉइंट एसपी जो है वो इन सारी चीज़ों का रेगुलेशन कर सकेगा कि कैसे वो जुलूस निकालें, कैसे वो वहाँ धरना प्रदर्शन, और कैसे वो वहाँ असेंबली करें। तो उनका रेगुलेशन ये अथॉरिटीज़ कर सकें। क्वेश्चन ये आएगा कौन अथॉरिटीज़ करती हैं, तो इनमें 4 लोग यही हैं।
उसके बाद फिर जो ऐसा कर रहे हैं पर्सन कैरिंग ऑन सच प्रोसेसन टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, जो ऐसा जुलूस असेंबली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो इन्हीं अथॉरिटीज़ के पास एक एप्लीकेशन लिख सकेंगे कि उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, ऐसा जुलूस या फिर ऐसी असेंबली जिससे वो कर सकें। तो हाँ, आगे ये कहता है जो इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ है वो कहता है नो फीस शैल बी चार्ज ऑन सच एप्लीकेशन फॉर और ग्रांट ऑफ एनी सच लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस ऐसा देने के लिए कोई एप्लीकेशन कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 30 क्लॉज 4 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये बार बार आता है कि जो है म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी ओकेजन्स होते हैं किसी स्टेट में या पब्लिक प्लेसेस पे, तो इसमें कहता है 34 सेक्शन 30 क्लॉज 4 में ही में आल्सो रेगुलेट द एक्सटेंट टू विच द म्यूज़िक में बी यूज्ड इन स्ट्रीट ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल, और किसी फेस्टिवल या सेरेमनी पे कोई भी कहीं भी म्यूज़िक बजाया जा रहा है तो ये अथॉरिटीज़ माने एसपी, एडिशनल एसपी, असिस्टेंट एसपी और जॉइंट एसपी इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन यही आएगा कौन रेगुलेट करता है, तो ये अथॉरिटीज़ करती हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 30A पे। तो सेक्शन 30 ये कहता है पावर्स विथ रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेसन ऑफ वायलेटिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। अब सेक्शन 30 में बात किया गया कि लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति उस लाइसेंस का वायलेशन कर रहा है, उनके उस लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन कर रहा है, तो उसके लिए प्रोविज़न सेक्शन 30 ये कहता है। सेक्शन 30 में ये लिखा है कि कोई मजिस्ट्रेट, कोई एसपी, कोई असिस्टेंट एसपी, कोई इंस्पेक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर ऑफ इंचार्ज, मतलब मजिस्ट्रेट से लगा के एसपी, असिस्टेंट एसपी और पुलिस ऑफिसर तक, थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वहाँ तक, मतलब जो सबसे कम है रैंक वाला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एनी पुलिस स्टेशन, HSO जिसे कहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, अगर कहीं जगह पे कोई प्रोसेसन चल रहा हो, उनकी स्टॉप होने के लिए कोई ऑर्डर निकाले हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी असेंबली को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है उस कंडीशन को ब्रीच करता है और उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता है, और तो एनी प्रोसेसन और असेंबली विच निगलेक्ट्स आर रिफ्यूज़ टू ओबे, ऐसा जो भी प्रोसेसन या असेंबली हो रही है तो उनके कंडीशंस और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो ऐसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी और ये अधिकारी उनके लाइसेंस के कंडीशन को स्टॉप कर देंगे, उसको रोक देंगे। और उसके बाद फिर सेक्शन 31 में आ जाते हैं। सेक्शन 31 ये कहता है कि पावर टू कीप ऑर्डर्स ऑन पब्लिक रोड्स। तो ये कहता है कि पब्लिक रोड्स पे या फिर पब्लिक स्ट्रीट पे या थॉरोफेयर्स पे या घाट्स पे या किसी लैंडिंग प्लेसेस पे जो है वो ये ड्यूटी होगी पुलिस ऑफिसर की। 31 भी बेसिकली ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि जहाँ भी ऐसे कोई असेंबलीज़ या फिर सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे पब्लिक ब्रीच ख़राब होता है, पब्लिक ब्रीच ब्रेक होता है, पब्लिक पीस ब्रेक होता है, तो वहाँ पे ये जो लोग हैं ऐसी व्यवस्था, ऐसा ऑर्डर निकाल सकेंगे जिनसे ये पब्लिक जो भी पीसेस है वो ब्रीच ना हो। जैसे पब्लिक स्ट्रीट हो गया, थारो प्लेस, घाट्स, इन सब पे सारी चीज़ों पे जब भी पब्लिक पीस ब्रीच होगी तो यही ऑफिसर जो है उसको रोक सकेंगे, प्रिवेंट कर सकेंगे। प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ओकेजन ऑफ असेंबली और प्रोसेसन ऑन द पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक घाट्स। तो किसी भी पब्लिक रोड या किसी पब्लिक घाट्स पे ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिससे पब्लिक पीस ब्रीच हो रही है सेक्शन 31 में, तो पुलिस ऑफिसर्स ऐसे ब्रीच को, ऐसे न्यूसेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्शन 31 में। और फिर उसके बाद सेक्शन 32
2 में हम लोग देखते हैं क्या, पेनल्टीज़ फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर द लास्ट 3 सेक्शन। कौन कौन से सेक्शन में, लास्ट 3 सेक्शंस में, जो कि पब्लिक पीस से, नोशन से, इन सब से रिलेटेड है, असेंबलीज या प्रोसेसन कोई हो रहा है, तो अगर वो ब्रीच होता है तो पेनल्टी क्या लगाई जाएगी उसके लिए सेक्शन 32 बात करता है, जिसमें 30 या 30A में और 31 में जो भी कंडीशंस ब्रीच हो रही हैं तो 32 बताता है क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सेक्शन 32 में जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी वो कहता है कि ये पेनल्टी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। शैल बी लाइबल ऑन द कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपी। 32 में तो अगर कोई व्यक्ति लास्ट के 3 सेक्शंस में उन कंडीशंस को ब्रीच करता है, उन लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करता है, कोई पब्लिक प्रोसेसन को अनलॉफुल असेंबली में क्रिएट करता है, तो इस ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है वो 200 रुपये तक की फाइन लगाई जा सकती है सेक्शन 32 के अंदर। सेक्शन 32 में इसी बात का प्रोविज़न किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन, बेसिकली क्वेश्चन यही ज़्यादा बनते हैं कि कौन से प्रोविज़न के लिए कितनी फ़ाइन और कितना पनिशमेंट दिया गया है। तो आपको हर सेक्शन में फ़ाइन और पनिशमेंट याद रखना चाहिए, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 32A में। सेक्शन 32A बेसिकली बात करता है पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग। कहीं मास ड्रिल हो रहा है, कहीं मास ट्रेनिंग चल रही, तो इस पे कौन रोक लगा सकेगा, तो ऐसा प्रोविज़न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक peace or public safety or for the maintenance of public order may by public notice or by order direct to any individual prohibit in any area within his jurisdiction। उसके jurisdiction के, डीएम के jurisdiction में कहीं पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस इन सारी चीज़ों को कोई ब्रीच कर रहा है तो वो अपने jurisdiction में ये कर सकेगा। टू कैरी ऑफ आर्म्स, the holding of or taking part in any mass drill or mass training with arms where arouses reasonably apprehension on that participant in such drill or training are likely to cause fear or alarm or feeling the insecurity among the public। तो ऐसे जहाँ भी प्लेसेस पे मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग के थ्रू अगर कोई इनसिक्योरिटी फैलाई जा रही है, कोई फियर क्रिएट किया जा रहा है, तो डीएम जो है इसके लिए एक ऑर्डर जारी कर सकेगा कि ऐसा ना किया जा सके। वो ऐसी चीज़ों को प्रोहिबिट कर सकता है। लेकिन ड्यूरेशन क्या होगा ऐसे प्रोहिबिशन का, कि कितने ड्यूरेशन के लिए ऐसा ऑर्डर डीएम निकाल सकता है कि इतने दिन के लिए मास ड्रिल या फिर ये मास ट्रेनिंग रोक दिया जाए जिससे कोई पब्लिक प्लेस पे इनसिक्योरिटी या फिर कोई ब्रीच, कोई फियर क्रिएट हो रहा है, कोई अलार्म क्रिएट हो रहा है, किसी कहीं एक माहौल ख़राब हो रहा है, समथिंग टाइप्स वाला चीज़ है, तो डीएम उसके लिए ऐसा ऑर्डर निकाल सकेगा। क्वेश्चन यही आएगा कि कौन ऐसा ऑर्डर निकालता है 32A में। तो ऑर्डर ऐसा डीएम निकालता है जो कि ड्यूरेशन होगा 3 मंथ का। ऐसा ड्यूरेशन इस ऑर्डर का ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए होगा। नो प्रोविज़न अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन, ऐसा प्रोविज़न जो इस सेक्शन में लगाया जा रहा है ऐसे मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग के ऊपर, उसका जो है टाइम पीरियड 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकेगा। लेकिन प्रोविज़ो में ये दिया है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट इफ कंसीडर्स नेसेसरी टू डू सो एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो ऐसे पीरियड ऑफ ड्यूरेशन को वो 6 महीने तक कर सकता है, 6 महीने तक ले जा सकता है।
अल्टरेशन और रेसेशन ऑफ ऑर्डर, अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है कि जो भी ऑर्डर उसने निकाला है इस सेक्शन में तो उसको अल्टर भी कर सकता है और उसको रेसेशन भी उसका कर सकता है। तो लेकिन करेगा कैसे, या तो अपने ही मोशन पे करेगा यानी कि सुओ मोटो, या फिर एप्लीकेशन फॉर एनी पर्सन एग्रीव्ड, जो व्यक्ति एग्रीव्ड है इससे, इस मास ड्रिल या इस मास ट्रेनिंग से, उसके एप्लीकेशन पे या फिर सुओ मोटो वो इसको अल्टर कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है, मजिस्ट्रेट तो कर ही सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है, इस सेक्शन में लिखा है। फिर सेक्शन 32B, सेक्शन 32B बताता है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 32A। अगर 32A में अगर कोई पेनल्टी कोई कंट्रावेंशन होता है उस प्रोविज़न में, जहाँ की ऐसा ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने निकाला है, उसको कोई कंट्रावीन करता है, उसके कंट्रेरी कोई एक्ट करता है, तो 32B में उसके लिए पेनल्टी बताइए। ऐसी पेनल्टी जो है वो 6 महीने तक की जेल हो सकती है यहाँ, और 2000 रुपये तक की फाइन हो सकती है। अगर कोई जो भी ऑर्डर्स 32 में निकाले गए हैं, मजिस्ट्रेट ने निकाले हैं, डीएम ने निकाले हैं, कि ऐसा कोई मास जो है ट्रेनिंग नहीं होगा जिससे पब्लिक पीस ब्रीच हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मास ड्रिल नहीं होगा जिससे पब्लिक पीस ब्रीच हो रहा है, तो अगर कोई इस ऑर्डर को कंट्रावीन करता है तो 32 कहता है उसके लिए 6 महीने तक की जेल और 2000 रुपये तक की फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। और ऐसा जो भी अपराध होगा वो कॉग्निजेबल टाइप का होगा, यानी कि अगर कोई 32A के कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है तो ये कॉग्निजेबल होगा, पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। 32 में ये है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 33 में, इसमें कहता है सेविंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द ड्यूटी। इसमें कहता है कि नथिंग इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग सेक्शन, जो पीछे के 4 सेक्शन हैं वो सेक्शन शैल बी डीम टू इंटरफियर विद जनरल कंट्रोल ऑफ द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओवर द मैटर्स रेफर्ड। तो लास्ट में जो भी 4 सेक्शंस में बताया गया है, जो कि इस पब्लिक पीस के बारे में, असेंबलीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में है, उनमें जो है जो भी जनरल प्रोविज़न्स, जो भी जनरल पावर्स होती हैं डीएम के, उनको कोई भी ऐसा जो भी इसमें बताया गया है उनको लाइसेंस मिल जाएगा तो वो असेंबली कर सकेंगे, वो क्या कहते हैं प्रोसेसन निकाल सकेंगे। उनके लाइसेंस मिलने के बावजूद जो जनरल पावर्स हैं डीएम की या फिर जो भी और अथॉरिटीज़ हैं, उनके जनरल पावर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ही लाइसेंस दे दिया गया। सेक्शन 33 में ऐसा बताया गया। उनके पावर्स को, उनका जो जनरल पावर्स है डीएम या एसपी या इन सब पे जो भी जनरल पावर्स लास्ट 4 सेक्शंस में मिले हैं, उन जनरल पावर्स को ये सेक्शन 33 सेव करता है। भले ही लाइसेंस मिल गया है, तो लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा, जनरल पावर्स उनमें रहती हैं। उसके बाद सेक्शन हम लोग देख लेते हैं 34। ये कहता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज ऑन रोड। तो किसी रोड पे या पब्लिक प्लेस पे या स्ट्रीट पे या फेयर पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या करता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है, कोई इनकन्वीनियंस करता है, कोई अनायंस करता है, कोई रिस्क करता है, कोई डेंजर क्रिएट करता है, तो किसको क्रिएट करता है, किसी रेसिडेंट्स को करता है, किसी पैसेंजर को करता है, तो क्या होगा, शैल ऑन द कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट बी लाइबल टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। 50 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है और उसको 8 दिन तक की जेल दी जा सकती है। टू इम्प्रीजनमेंट विद आर विदाउट हार्ड लेबर नॉट एक्सीडिंग 8 डेज़। तो ऐसे व्यक्ति को 8 दिन तक के लिए इम्प्रीजनमेंट में डाला जा सकता है और उस इम्प्रीजनमेंट के साथ उसको हार्ड लेबर भी करना हो सकता, नहीं भी करना हो सकता। ये सेक्शन 34 में बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता, उन पे इनकन्वीनियंस करता है, अनायंस करता है, कोई डेंजर क्रिएट करता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो 50 रुपये तक की फ़ाइन लगा सकता है
और उसको 8 दिन तक की सज़ा दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। ये सेक्शन 34 में है। और सेक्शन 34 में एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो कहता है एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पब्लिक ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी विदाउट ए वारंट और एनी पर्सन हु विद इन हिज व्यूज कमिट्स एनी सच अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ ऑफेंसेस दी गए हैं अगर उसको करता है, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? स्लॉटरिंग ऑफ कैटल्स, क्रूएलिटी टू एनिमल, ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेंजर्स, एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल, थ्रॉटिंग डर्ट्स इनटू स्ट्रीट, बीइंग फाउंड ड्रंक और राइटियस, या इंडिसेंट एक्सपोजर टू पर्सन, या नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजर प्लेसेस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो 8 इस क्लॉज में दिए गए हैं तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये लॉफुल पावर होगी कि उसको कस्टडी में ले सके बिना किसी वारंट के। ये सेक्शन 34 आगे भी कहता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 34A पे। सेक्शन 34 ये कहता है प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ टिकट्स फॉर एडमिशन टू एन एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। वो कहता है कि प्रोहिबिट करता है कोई टिकट लगाने से। कहाँ पे? कोई इंटरटेनमेंट वाला प्लेस है तो ये कहता है कि मतलब कोई इंटरटेनमेंट वाला प्लेस होगा तो वहाँ किसी के जाने का जनरल जो है वो प्रोविज़न नहीं होगा। प्रोविज़न होगा किस केसेस में? अगर कोई रीज़नेबल प्राइस लगानी है वहाँ पे तो ऐसा प्राइस लगाया जा सकता है। प्रोविज़न बस वहाँ कुछ पैसा लेना है, कोई प्राइस लगानी है तो वो ऐसी प्राइस लगा सकता है। जो कि सेक्शन 34 क्लॉज ए में लिखा। एनी पर्सन हु सेल्स आर अटेम्प्ट टू सेल tickets for admission or place of entertainment except under the orders of or any at any place provided and price fixed in this behalf। तो कोई भी पर्सन को इस बात से कोई रोक टोक नहीं होगी कि कहीं वो किसी जो कि इंटरटेनमेंट वाला प्लेस होगा वो रोका जाए वहाँ जाने से। वो हो सकता है क्या रोके जाने का तरीका कि वहाँ कोई प्राइस आप लगा दीजिए, कोई टिकट लगा दीजिए, कोई चार्ज ले लीजिए, लेकिन क्या होगा? सिर्फ टिकट और चार्ज लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को रोकता है, मना करता है, तो ये सेक्शन कहता है कि मजिस्ट्रेट उसको क्या कर सकेगा? 8 दिन तक की सज़ा दे सकता है और 50 रुपये तक की फ़ाइन दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को किसी इंटरटेनमेंट वाले प्लेस पे जाने से रोकता है ज़बरदस्ती तो उसको मजिस्ट्रेट 8 दिन तक की सज़ा और 50 रुपये तक की फ़ाइन लगा सकता है। उसके बाद आगे कहता है पावर टू टेक इनटू कस्टडी। पुलिस ऑफिसर जो कि किसी एसआई रैंक के नीचे का नहीं होगा, वो कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे टेक इनटू कस्टडी विदाउट वारंट एनी पर्सन हु विद इन दिस व्यू कमिट्स एनी ऑफेंस ऑफ पनिशेबल। अगर सेक्शन 34A के क्लास 1 में कोई ऑफेंस करता है, किसी को रोकता है, ज़बरदस्ती रोक टोक लगाता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होगी जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक से लेकर उसके ऊपर का होगा कि ऐसे व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकता है। और फिर हम लोग आ जाते हैं, फिर इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 34A में। कहता है इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कोई एग्जीबिशन, कोई परफॉर्मेंस, कोई अम्यूज़मेंट, कोई गेम, कोई स्पोर्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरटेनमेंट की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 जो है वो बताता है जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो ये कहता है एनी चार्ज अगेंस्ट एनी पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल्स के ऊपर का जो भी पुलिस ऑफिसर होगा, कांस्टेबल को छोड़कर,
तो क्या कहता है, उनके ऊपर अगर कोई चार्ज लगाया जाता है अंडर दिस एक्ट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिटरमाइंड ओनली बाय ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। जो भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, वो अगर कोई कांस्टेबल के ऊपर के रैंक का व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है, जिसके ऊपर ये बताया जाता है तुमने एक ये ऑफेंस किया है, तुमने ये ड्यूटी ब्रीच की है, तो ऐसे ऑफेंस का जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगा वो मजिस्ट्रेट कर सकेगा, जो मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज करता है 35 में जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 36 पे, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट इफेक्टेड। तो सेक्शन 36 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ कोई ऑफेंस करता है, कोई ड्यूटी ब्रीच करता है, उसके अलावा उस ऑफेंस और ड्यूटी के लिए कोई पनिशमेंट किसी और प्रोविज़न में दी है, कोई और एक्ट में दी है, तो ये पूरा एक्ट इस बात से नहीं मना करता कि उसको दूसरे लॉ में उसको पनिश ना किया जाए। मीन्स दूसरे लॉ में भी उसको पनिश किया जा सकता है, लेकिन प्रोविज़ो ये कहता है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये नहीं कि वहाँ भी पनिश कर दो, यहाँ भी कर दो। तो ये कहता है यहाँ चाहे पनिश कर दो, चाहे और किसी एक्ट के अंदर पनिश कर दो। तो सेक्शन 36 कहता है, लेकिन 2 बार नहीं। प्रोविज़ो में कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। फिर सेक्शन 37 पे आ जाते हैं, रिकवरी ऑफ पेनल्टीज़ एंड फाइन इम्पोज बाय। अगर कोई मजिस्ट्रेट कहीं फ़ाइन लगा रहा है, कोई पेनल्टी लगा रहा है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो ये कहता है सेक्शन जो 64, 65, 67 और 68, 69, 60, 70 है इंडियन पीनल कोड का, जो पेनल्टीज़ के बारे में प्रोविज़न बताता है, वो सारे प्रोविज़न्स यहाँ अप्लीकेबल होंगे। लेकिन ये आगे और बताता है कि जो 65 में वहाँ लिखा है नथिंग, यहाँ लिखा है कि नथिंग एनी नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 65 ऑफ IPC। 65 ऑफ IPC में भले कुछ बताया गया, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में बताया गया, कितने दिन का इम्प्रिजनमेंट होगा, वहाँ भले जो चीज़ बताई गई, यहाँ किसी भी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बदले में 8 दिन से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसा 37 बताता है। वो कहता है कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन फॉर नॉट मोर देन 8 डेज़, 8 दिन से ज़्यादा की सज़ा किसी को डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में नहीं दिया जाएगा, 37 कहता है। फिर 38 से लगा के 41 तक सेक्शन डिलीटेड है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सेक्शंस पूछे जाते हैं कौन डिलीट है। और उसके बाद फिर आ जाता है हम लोग सेक्शन 42 पे आ जाते हैं, लिमिटेशंस के बारे में बताता है। लिमिटेशन किस केस में, कि यहाँ कोई अपराध अगर हो रहा है तो कितने दिन में उसको आपको केस फाइल करना चाहिए, कितने दिन में कोर्ट के सामने लाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने लाना चाहिए। अगर आप विदिन 3 मंथ्स आफ्टर द एक्ट कंप्लेंट हैव बीन कमिटेड, जब भी ये पता चला कि कोई ऑफेंस किया गया है, यहाँ कोई एक्ट किया गया है, उसके 3 महीने के भीतर ऐसा ऑफेंस का कंप्लेन हो जाना चाहिए। और दूसरे में कहता है बाई सर्विंग 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग ऑफ एक्शन टू सच पर्सन, या SP या ASP या असिस्टेंट SP, या फिर जो है नहीं 3 ही, SP, असिस्टेंट SP और एडिशनल SP, या उस व्यक्ति को 1 महीने की नोटिस इस बात की दे देनी चाहिए कि उसके ऊपर ऐसा केस किया जा रहा है, उसने ये अपराध किया। तो कुल 4 महीने का यहाँ पीरियड है, 3 महीने और 1 महीने। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 43 में। तो 43 कहता है कि प्ली दैट एक्ट वाज डन अंडर द वारंट। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट में कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि कंट्रेरी है इस प्रोविजंस के, तो ये कहता है कि वो व्यक्ति इस प्ली को ले सकेगा कि उसने ऐसा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वारंट पे किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने ऐसा उसको करने को बोला था।
सेक्शन 43 में कहता है इन एनी एक्शन ब्रॉट अगेंस्ट एनी पुलिस ऑफिसर इट शैल बी लॉफुल फॉर हिम टू प्लीड दैट द एक्ट वाज डन बाय हिम अंडर द अथॉरिटीज़ ऑफ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने ऐसा वारंट इशू किया था, ऐसा बोला था उनसे कि ऐसा करो, वो इस बात को कह सकेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है, ये कहता है कि सच प्ली हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ सच वारंट। जो भी ऑर्डर्स उसको इशू किया गया था, जो भी ऑर्डर्स उसको बताए गए थे, जो वारंट इशू किया गया था, वो चीज़ें उस वारंट से ही प्रूव की जाएंगी। अगर वो प्ली लेता है कि ऐसा वारंट से के थ्रू उसने किया है, तो वो चीज़ें वारंट के थ्रू ही प्रूव की जाएंगी। उन वारंट का प्रोडक्शन मजिस्ट्रेट के सामने होगा, ओरल नहीं, मुंह से बोल के नहीं। तुमको कहा गया था तुम ऑर्डर दिखाओ, वारंट दिखाओ, ये वाला मतलब है वहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 44 आ जाते हैं हम लोग, पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी। यहाँ जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा सेक्शन 44 में, वो एक जनरल डायरी रखेगा। ये कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू कीप ए जनरल डायरी। वो रखेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बताई है कि ऐसी डायरी वहाँ होनी चाहिए। और उनमें लिखेगा क्या, वो लिखेगा सारे कंप्लेंट्स के बारे में लिखेगा, जो भी चार्जेस किसी के ऊपर लगे वो लिखेगा, और जो भी पर्सन के अरेस्ट हैं उनके नाम लिखेगा। और उसके बाद ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ़ क्या ऑफेंसेस हुए हैं वो भी लिखेगा। और कोई वीपन्स मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो सारी चीज़ उस जनरल डायरी में लिखी जाएगी। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ किसी के रेफरेंस में पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ वहाँ लिखी जाएगी। आगे कहता है द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी एट लिबर्टी टू कॉल फॉर एन इंस्पेक्ट सच डायरी। मजिस्ट्रेट को ये इस बात की बिल्कुल लिबर्टी होगी कि ऐसी डायरी को वो कोर्ट में मंगा सके और इसकी जांच कर सके। उसके बाद सेक्शन 45 आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट सबमिशन ऑफ एनी सच रिटर्न बाय इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस ऑफिसर एज such state government shall deem fit and may prescribe in form which such return shall be made। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी ऑफिसर इंस्पेक्टर को ये बोल सकेगी कि जो भी ऐसे रिटर्न्स हैं, जो भी ऐसे रिपोर्ट्स हैं, बेसिकली उनको वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में उनके पास तक पहुंचाएं, उनको ये दें, सेक्शन 45 में। और फिर उसके बाद सेक्शन 46 आ जाता है, जिसमें स्कोप के बारे में बताया गया। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना, इस एक्ट का कोई कमेंसमेंट डेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, इसको स्टेट्स के ऊपर रोका गया था कि इस स्टेट्स के ऊपर लागू किया गया था कि उनका जब मन करे अपने स्टेट में ये एप्लीकेबल बना सकते हैं। तो ये कहता है दिस एक्ट शैल नॉट बाई इट्स ऑन ऑपरेशन टेक इफेक्ट इन एनी प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस। ये एक्ट अपने आप से कहीं एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, कहीं कमेंस नहीं हो जाएगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से, जो कि ऑफिशियल गैजेट में निकाल कर अपने सुविधा के अनुसार उसको एप्लीकेबल अपने स्टेट में बना सकती हैं इस एक्ट को, सेक्शन 46 कहता है। और उसके बाद ये कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर में जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए रूल बनाएंगे। किस लिए? रेगुलेट करेंगे प्रोसीजर रूल बना के। और उसके बाद जनरली फॉर गिविंग द इफ़ेक्ट ऑफ द प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजंस को इफ़ेक्ट में लाने के लिए भी रूल बना सकेंगी। और ये कहता है कि जो भी ऐसा रूल, जो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं रेगुलेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो बाद में उनको अमेंड भी कर सकते हैं, उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं। और फिर सेक्शन 47 आ जाते हैं हम लोग, लास्ट सेक्शन है इस पुलिस एक्ट का। ये कहता है अथॉरिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर द विलेज ऑफिसर। तो विलेज ऑफिसर 47 में बताया जनरली जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहे तो ये पावर एसपी को भी दे सकती है।
वो कह सकती है कि एसपी भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन ये पावर एसपी जनरल एक वो जो है डीएम के अधीन ही करेगा। ये कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन अथॉरिटी इज बीइंग एक्सरसाइज बाई magistrate of the district over any village watchman or village police officer for the purpose of the police shall now be exercised subject to general control of magistrate of the district। डीएम के अधीन रहते हुए एसपी जो होगा किसी ज़िले का, वो भी उनके ऊपर जो विलेज वॉचमैन हैं और विलेज पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अपना ऑर्डर लागू कर सकता है, उनको कह सकता है ये काम करो वो काम करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन 47 के साथ ये एक्ट कंप्लीट होता है। अगर आप ये दोनों वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं तो ऑब्वियसली 7-8 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप कर पाएंगे। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पुलिस रेगुलेशंस के ऊपर वीडियो बनाया जाए, जो कि 2 वीडियो में वो भी मैं कवर कर लूँगा जहाँ तक पॉसिबल है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।